गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज। मैंने कहा था रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज का डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग करेक्टर रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज का? क्योंकि देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज ऑन द अर्थ विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज में जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज में? पहला बताया था स्टेराइल ह्यूमन है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरा नाम बताया था आपका ऑक्स के बारे में। तीसरा नाम बताया था आपको वर्कर हनी बी के बारे में। वर्कर हनी बी मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वर्कर उसमें जो होती हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। नेक्स्ट बताया था आपको वर्कर आंट के बारे में, चींटियों के बारे में। नेक्स्ट बताया था आपको और कौन से ऑर्गेनिज में जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिज में। तो आपको बताया था म्यूल के बारे में, हीनी के बारे में, इन सब के बारे में बताया था। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज में जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण इन लिविंग ऑर्गेनिज की रिप्रोडक्शन ना करने की वजह से रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग करेक्टर नहीं माना गया है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज। इतनी सी बात क्लियर है? रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करेक्टर है या नहीं है? नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि नहीं है? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि स्टेराइल ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ लॉजिक बताए थे इसके पीछे बिहाइंड में। आज की क्लास में लोग डिस्कस कर लेते हैं हनी बी के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं आज की क्लास में, वर्कर हनी बी के बारे में। स्टार्ट करें। कुछ बातें याद रखिएगा। मधुमक्खी के पालन को, हनी बी के कल्चर को क्या कहते हैं? एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। कोई पूछे आपसे व्हाट इज एपीकल्चर, क्या रखना? एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, हिंदी में बोले तो, ठीक है। मधुमक्खियों को पालना, हनी बी को पालना ही एपीकल्चर कहलाता है। क्यों कहते हैं इसको एपीकल्चर? क्योंकि मधुमक्खियों का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका नाम की मधुमक्खी को ज़्यादातर पाला जाता है, और एपिस इसकी जीनस का नाम है, और इसीलिए मधुमक्खी का नाम एपिस इंडिका है, इसलिए एपिस से बन गया एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम होता है हनी बी का एपिस इंडिका। मधुमक्खियों को कल्चर क्यों करते हैं, मधुमक्खी क्यों पालते हैं? कई सारे कारण है। पहला कारण है हनी लेने के लिए मधुमक्खियों से हमें हनी मिलता है। दूसरा चीज और क्या मिलता है मधुमक्खियों से? मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है, कॉम्ब जो होता है, किस चीज का बना होता है, किसी को पता है? मधुमक्खियों का छत्ता किस चीज का बना होता है? ऑप्शन ए सॉइल का, ऑप्शन बी वुड का, ऑप्शन सी वैक्स का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। किस चीज का बना होता है मधुमक्खियों का छत्ता? याद रखिएगा, वैक्स का बना हुआ होता है, मोम का बना हुआ होता है, याद रखिएगा। मधुमक्खियों का जो कॉम्ब होता है, बी कॉम्ब या बी हाई, वो वैक्स का बना हुआ होता है। तो मधुमक्खियों से हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, वैक्स मिलता है, मोम मिलता है, और क्या मिलता है मधुमक्खियों से? इसके अलावा रॉयल जेली भी मिलती है। रॉयल जेली, रॉयल जेली वर्कर हनी बी की बॉडी से निकलने वाला एक सिक्रीशन है, जिसकी वजह से वर्कर हनी बी की बॉडी से निकलने वाला एक सिक्रीशन है रॉयल जेली, और इस रॉयल जेली से बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और मेडिसिनल वैल्यू भी इस रॉयल जेली की। इस रॉयल जेली को हम लोग यूज करते हैं, ऐसी लड़कियों को खिलाते हैं जो मां नहीं बन पाती, जिनके पास रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है, उनको खिलाने से कई बार उनकी रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ जाती है। तो रॉयल जेली के बहुत सारे काम हैं। तो मधुमक्खी कल्चर से, मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर से आपको क्या क्या मिलता है? तो हनी, वैक्स और रॉयल जेली आपको मिलता है। अगली बात करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं जब लोग, तो मधुमक्खियों को जो पालते हैं, मधुमक्खी कल्चर, एपीकल्चर जब करते हैं, तो मधुमक्खियाँ कितने तरह की होती हैं? आपके पास क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको किसी छत्ते के पास भेज दिया गया, तो बताइए छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खियाँ होंगी, कितने तरह की हनी बी होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है क्वीन, नंबर 2 होते हैं ड्रोन, और नंबर 3 होते हैं वर्कर हनी बी, वर्कर। ये 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। आप वो कैसे पहचानोगे? आपको छत्ते के पास ले जाकर छोड़ दिया गया, बोला इन तीनों को पहचानो, कौन सी मधुमक्खी क्वीन है, कौन सी ड्रोन है और कौन सा वर्कर है। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है, पहचानना है। कैसे पहचानोगे? तो जो सबसे बड़ी साइज की होगी, लार्ज इन साइज, जो छत्ते में सबसे बड़ी दिखाई देगी, समझ जाना क्वीन है, और छत्ते में सबसे छोटा दिखाई देगा वो स्मॉल साइज का, वो ड्रोन है। तो
छोटे होते हैं और क्वीन सबसे बड़ी होती है और वर्कर जो होती है वो मीडियम साइज की होती है। पहला चीज साइज के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मधुमक्खियां कौन सी होती हैं, याद रखिएगा क्वीन होती है। मीडियम साइज की वर्कर, सबसे छोटी कौन सी होती है? ड्रोन। ड्रोन सबसे छोटे साइज के होते हैं। अब आपको नंबर पूछा जाए, एक छत्ते को देखा जाए, मधुमक्खियों का एक कॉम देख रहे हो, एक बी हाइव देख रहे हो, और एक बी हाइव में कितनी मधुमक्खियां होंगी, तो क्वीन कितनी होगी? एक बी हाइव में ओनली मैक्सिमम 1 क्वीन हो सकती है। 1 क्वीन ही होती है एक छत्ते में। एक छत्ते में कितनी क्वीन होगी? 1। ड्रोन कितने होंगे? फ्यू। इसके लिए फ्यू वर्ड लगा दिए गए, कुछ होंगे। और वर्कर कितनी होती है एक में? मेनी, बहुत सारी। सबसे ज्यादा कौन होती है मधुमक्खी छत्तों में? वर्कर दिखाई देती हैं। कुछ ड्रोन होते हैं और क्वीन तो एक इकलौती होती है, तो इकलौती क्वीन होगी, क्वीन एक ही होती है। ड्रोन कुछ होते हैं और वर्कर बहुत सारे होते हैं। तो मधुमक्खियों का छत्ते में आपको मालूम चल गया कि मधुमक्खियां कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। साइज मालूम चल गया, सबसे बड़ी है क्वीन, सबसे छोटा है ड्रोन। अब इनका जेंडर पूछा जाए, इनका जेंडर बताइए, कौन लड़का है कौन लड़की है। तो जेंडर वाइज बात कर ले तो आपकी क्वीन जो होती है, नाम से मालूम चल रहा है फीमेल होगी कि मेल होगा? फीमेल होगी। रानी, नाम से मालूम चल रहा है फीमेल होगी। ड्रोन मेल होगा कि फीमेल होगा? ड्रोन मेल होते हैं, याद रखिएगा मेल होते हैं। इतना तो क्लियर था सबको, ड्रोन और क्वीन नाम से मालूम चल रहा लड़का है या लड़की है। वर्कर हनीबी जो होती है, वर्कर हनीबी मेल होती है कि फीमेल होती है? याद रखिएगा ये भी फीमेल होती है। इतनी सी याद रखिएगा, वर्कर भी फीमेल है और क्वीन भी फीमेल है, दोनों ही फीमेल है। डिफरेंस क्या है? ये फर्टाइल फीमेल है, मां बन सकती है। जो मां बन सके उसे फर्टाइल कहते हैं, जो मां ना बन सके उसे स्टेराइल कहते हैं। तो ये वर्कर जो है स्टेराइल फीमेल है और क्वीन जो है वो फर्टाइल फीमेल है। क्वीन मां बन सकती है, अंडे दे सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, इसलिए उसको फर्टाइल फीमेल कहेंगे। और जो आपकी वर्कर है वो मां नहीं बन सकती है, इसलिए इसको स्टेराइल फीमेल के नाम से जानते हैं। है दोनों ही फीमेल, मेल एक ही है, ड्रोन बस अकेला मेल होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फीमेल है। इतना समझ में आया? और आगे चलते हैं। तो क्वीन का काम क्या है? नाम से मालूम चल रहा है क्वीन है, रानी है। क्या काम करती होगी? कंट्रोल करती है, पूरे छत्ते पे सब पे कंट्रोल करती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है पूरे छत्ते पे, पूरे छत्तों को कंट्रोल करके रखती है, सबको ऑर्डर देती रहती है। पहला काम है, रानी है। तो दूसरा सबसे मेन काम है इसका कि मेल के साथ मैटिंग करना, और मेल के साथ मैटिंग करके क्या देना? अंडे देना, एग ले करना। इसका सबसे बड़ा काम है एग ले करना, अंडे देना। सबसे बड़ा काम यही है। एक बार में हजारों अंडे दे सकती है, तो बहुत सारे अंडे देना। तो मधुमक्खी का, रानी का एक ही काम, सबसे बड़ा काम क्या है? वो अंडे देना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना एज अ फीमेल। मेल का काम क्या है? मेल का काम फीमेल के साथ मैटिंग करना। अब ये लोग मैटिंग जैसे करते हैं, मेल और फीमेल जब आपस में मैटिंग करती है, क्वीन और ड्रोन आपस में मैटिंग करते हैं। क्वीन कितनी है? एक क्वीन है छत्ते में। ड्रोन कितने हैं? कुछ है। तो बहुत सारे ड्रोन और एक क्वीन किसके साथ मैटिंग करेगी? सोचो, इतने सारे लड़के इसको प्रपोज कर रहे हैं, एक अकेली है, किसके साथ मैटिंग करेगी? सुपीरियर वन के साथ, जो उनमें से सबसे बेस्ट होगा, सुपीरियर होगा। और सुपीरियर वन को टेस्ट करने के लिए फ्लाइट रखते हैं लोग, एक रेस रखते हैं, उसका नाम है नुफ्टियल फ्लाइट। नुफ्टियल फ्लाइट, याद रखिएगा वर्ड नुफ्टियल फ्लाइट। उसमें करते क्या है? क्वीन जो होती है सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्वीन उड़ना शुरू कर देती है, बहुत हाई स्पीड से उड़ती जाती है ऊपर की ओर, उड़ती जाती है हवा में ऊपर की ओर। और सारे ड्रोन इसके पीछे, जितने भी ड्रोन होंगे उसके पीछे 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 उसको दौड़ते हैं। जैसे बचपन में छुआ छुअली वाला गेम खेलते थे ना, चोर सिपाही वाला, वही वाला गेम की तरह सबसे आगे आगे दौड़ेगी क्वीन, उड़ेगी और पीछे पीछे उड़ते हुए जाएंगे ड्रोन। अब ये इतनी स्पीड से उड़ती है क्वीन कि बहुत सारे ड्रोन रास्ते में बहुत कमजोर होते हैं। ड्रोन बताए थे बहुत छोटे साइज के हैं, कमजोर से हैं। तो ड्रोन कमजोर होते हैं, जब क्वीन का पीछा करते हैं तो रास्ते में मरते जाते हैं और बहुत सारे ड्रोन रास्ते में शहीद हो जाते हैं क्वीन के साथ मैटिंग किए बिना ही। क्वीन भाग रही है, ड्रोन उसका पीछा कर रहे हैं और पीछा करते हुए जब जा रहे हैं तो उस दौरान पे बहुत सारे जो ड्रोन हैं वो रास्ते में शहीद हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अब बहुत सारे ड्रोन रास्ते में मरते जाएंगे,
लास्ट में कोई अगर उनमें से कोई सुपीरियर ड्रोन होगा, बहुत स्ट्रांग वाला ड्रोन होगा, तो वो फीमेल के पास तक पहुंच पाएगा और फीमेल के पास जब पहुंचेगा तो फीमेल के साथ मैटिंग कर पाएगा। एनी वन ऑफ दीज, कोई इनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा ड्रोन फीमेल के पास तक पहुंचेगा और फीमेल के पास पहुंचकर फीमेल के साथ मैटिंग कर पाएगा। मैटिंग करने के तुरंत बाद ड्रोन मर जाएगा, वो भी रास्ते में जो उड़ नहीं पाए वो भी मर गए रास्ते में, और जो पहुंच गया ड्रोन की फीमेल के पास, फीमेल के साथ मैटिंग करते करते वो भी मर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फीमेल साइज में बहुत बड़ी होती है और मेल बहुत छोटा होता है। जब ये लोग मैटिंग करते हैं, हवा में करते हैं मैटिंग, तो आपके हवा में जब मैटिंग कर रहे होते हैं तो मेल के सेक्स ऑर्गन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और मेल के सेक्स ऑर्गन पर इतना प्रेशर पड़ता है कि मेल का सेक्स ऑर्गन टूट जाता है सेक्स करते करते, और मेल सेक्स ऑर्गन टूट जाने की वजह से ड्रोन मर जाता है। क्या देखिएगा, जो मैटिंग करेगा भी वो भी मर जाएगा, ठीक है। जो नहीं कर पाए वो रास्ते में मर गए और ये करने के बाद मर गया, तो मेल का मरना कंफर्म है न्यूक्लियर फ्लाइट में, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्लाइट में मेल मर जाता है। बची कौन से? फीमेल। अगर फीमेल ने मेल के साथ मैटिंग किया तो भी अंडे देगी, नहीं किया तो भी अंडे देगी। मैटिंग करने के बाद भी देती है और मैटिंग ना करने पर भी देती है, ठीक है। आपका तो इसका काम मालूम चल गया, एज ए फीमेल वर्क करती है, एज ए मेल वर्क करता है, मेल की तरह वर्क करता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियर फ्लाइट में। तीसरी बात करें वर्कर, वर्कर का काम क्या है? नौकरानी, नाम से मालूम चल रहा नौकरानी है ये, रानी का आदेश मानेगी। रानी क्या कहती है? जाओ बहुत सारा खाना लेकर आओ। तो फूड कलेक्ट करना किसका काम है? वर्कर का काम। जाती है, फूड क्या खाते हैं ये लोग? तो ये फ्लाई है, क्या खाएंगी? फूलों का रस पीती हैं, नेक्टर पीती हैं। तो फूलों के रस, नेक्टर जिसे कहते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए वर्कर जाती है। आसपास के एरिया में जहाँ भी फूल फ्लावर लगे होंगे, फ्लावर का रस जिसे नेक्टर कहते हैं, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब बात बड़ी सिंपल सी है, नेक्टर कलेक्ट तो करना है, लेकिन नेक्टर कलेक्ट करके कैसे लाएगी? क्या झोला लेकर गई थी अपने साथ, कैरी बैग लेके गई थी? फूलों का रस को लाना है, कैसे लाएगी? बहुत बड़ी समस्या वर्कर के पास। तो वर्कर करती क्या है? फूलों के रस को पीती जाती है, पीती जाती है अप टू द जितना पी सकती है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और फूलों के रस को पीती है, नेक्टर को पीती है, और अपने जब कॉम में आती है, छत्ते में आती है, तो अपने कॉम में आकर वापस सारा वोमिट आउट करती है, उल्टी कर देती है। और इसी नेक्टर की जो उल्टी करती है, इसी उल्टी को ही हनी के नाम से जानते हैं। हनी कुछ और नहीं है, वर्कर हनी बी की उल्टी है, वोमिटिंग है। समझ में आई बात? ये वोमिटिंग है, कुछ नहीं और नहीं है, नथिंग एल्स। उसने क्या पिया? नेक्टर पिया, और वापस में क्या उलगा? हनी उलगा। अगर आपको गन्ने का जूस बहुत सारा पिला दिया जाए और इमीडिएटली उल्टी कराई जाए, क्या सेम टू सेम गन्ने का जूस निकल कर बाहर आएगा? ऊंचा सा रस निकलेगा तुरंत पे? सेम एज इट इज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस हैं, बहुत सारा सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस, इन सब से मिक्स हो जाएगा, और जब इन सब में मिक्स हो जाएगा तो जब बाहर निकलेगा वो सब मिक्स होकर निकलेगा। जैसा जाएगा अंदर वैसा निकलेगा नहीं बाहर। तो वैसा ही यहाँ पर होगा। पी क्या थी उसने? नेक्टर पिया था, लेकिन नेक्टर एज इट इज बाहर नहीं निकलेगा, साथ में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाएंगे, एंजाइम्स मिक्स हो जाएंगे, और इन्हीं डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम के मिक्स होने की वजह से, हनी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आने की वजह से हनी का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। हनी के बहुत सारे आयुर्वेद में इसके बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है। किस वजह से कर पाता है? क्योंकि हनी में आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिस कारण से हनी आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है। हनी क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड शुगर, शुगर का आधा पचा हुआ फॉर्म है। पार्शियली डाइजेस्टेड शुगर कह सकते हो हनी को, पार्शियली डाइजेस्टेड शुगर, आधी पची हुई शुगर है, पूरी तरह से नहीं पची है, आधी पची हुई शुगर है, पार्शियली डाइजेस्टेड शुगर है। कौन सी शुगर है? फ्रक्टोज शुगर है। शुगर कई तरह की होती है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, तो कौन शुगर है? फ्रक्टोज शुगर। फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर को फ्रक्टोज शुगर कहते हैं, और यही शुगर यहाँ पर होती है। दुनिया की सबसे मीठी शुगर यही है, स्वीटेस्ट शुगर भी कहते हैं फ्रक्टोज को। तो फ्रक्टोज शुगर हनी में होती है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है। तो आपको मालूम चल गया वर्कर बी का काम, पहला काम है कि हनी कलेक्ट करना। अच्छा एक चीज बताइए, आपको कोई गया, आप में से कोई गया छत्ते के पास, छत्ते के अंदर हाथ डाल दिया हनी निकालने के लिए, मधुमक्खियां क्या करेंगी? काट लेंगी, है ना। कौन सी मधुमक्खी काटेगी? क्वीन काटेंगे, ड्रोन काटेंगे, वर्कर काटेंगे, सब मिलकर काटेंगे।
कौन काटेगा आपको? अगर आप छत्ते के अंदर हाथ डाल दिए हनी कलेक्ट करने के लिए, खाने के लिए, तो कौन आपको कट करेगा इसमें से? तो याद रखना, काटने का काम सिर्फ वर्कर करती है और इनके अलावा कोई मधुमक्खी नहीं काटती। क्वीन कभी किसी को नहीं काटती, ड्रोन किसी को नहीं काटते। काटना तो गलत वर्ड है, स्टिंक मारना, डंक मारना, सिर्फ वर्कर ही डंक मार सकती हैं। स्टिंकिंग का काम किसका है? तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टिंकिंग काम वर्कर ही कर सकती है। कह सकते हो इसको प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बी कॉम या बी हाइव। मधुमक्खी के छत्तों को देखभाल कौन करती है? प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? छत्ते की रखवाली करना वर्कर का काम है। डंक मारना सिर्फ इसका काम है और इनके अलावा कोई डंक मारता ही नहीं है। ना तो मेल मारते हैं, ड्रोन भी नहीं मारते, क्वीन भी नहीं मारती, सिर्फ डंक मारने का काम वर्कर ही करती हैं। सिर्फ वर्कर इकलौती ऐसी मधुमक्खी जिनके पास डंक होता है, इनके पास तो डंक होते ही नहीं है मारने के लिए, स्टिंग होते ही नहीं है। ठीक है, अब कहाँ से आया स्टिंग, इसके पास ही क्यों है, ये आगे पढ़ेंगे अभी आज ही क्लास में, अगले 5 मिनट में। अब बात करें तो ध्यान समझना, क्वीन थी, क्वीन अंडे देगी, क्वीन का काम है अंडे देना। क्वीन 2 तरह के अंडे देती है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज, ध्यान से देखना। क्वीन 2 तरह के अंडे देती है। अगर उसने मेल के साथ मैटिंग की तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा मिलकर आपस में फर्टाइल एग को जन्म देगी। फर्टाइल एग देगी, अंडे जो देगी वो फर्टाइल वाले एग अंडे देगी। अगर सेक्स किया उसने मेल के साथ मैटिंग की और उसके बाद अंडे दिए तो फर्टाइल एग देगी। अगर बिना मेल के साथ मैटिंग किए अंडे दे रही है तो अनफर्टाइल एग को देगी। तो 2 तरह के अंडे देती है मधुमक्खियां, फर्टाइल एग और अनफर्टाइल एग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या कोई लड़की बिना मेल के साथ मैटिंग किए बच्चे पैदा कर सकती है? क्या कोई लड़की मेल के साथ मैटिंग किए बिना ह्यूमन में बच्चे पैदा कर सकती है क्या? आंसर होगा नो। दुनिया में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई लड़की मेल के साथ मैटिंग किए बिना बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मधुमक्खियों में ये संभव है। मधुमक्खियां मेल के साथ मैटिंग कर ली, सेक्स की तो भी बच्चे पैदा होंगे, और मैटिंग नहीं की तो भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। अगर विदाउट मैटिंग किए बच्चे पैदा करती हैं, मतलब कौन से अंडे? अनफर्टाइल एग। अनफर्टाइल एग मतलब ऐसे एग जिसमें स्पर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ ओवा है, ओनली ओवा, सिर्फ मेल का कंट्रीब्यूशन इसमें 0 है। बिना मेल के साथ मैटिंग किए अंडे देती हैं, उस अंडे को अनफर्टाइल एग कहते हैं। और अनफर्टाइल एग से बच्चे पैदा अगर होंगे तो बच्चे हमेशा लड़के होंगे, याद रखिएगा, मेल ही पैदा होंगे, ड्रोन पैदा होंगे। अनफर्टाइल एग से हमेशा और हमेशा ड्रोन पैदा होते हैं, मेल पैदा होते हैं, कभी भी फीमेल पैदा नहीं होती। अनफर्टाइल एग से हमेशा कौन पैदा होते हैं? ड्रोन पैदा होते हैं। और इस तरह इसके पैदा होने की प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा होने की प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे पैदा होना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा संभव है कि बिना फर्टिलाइजेशन किए, बिना मेल के साथ मैटिंग किए बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है, और इस घटना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मधुमक्खियों के पास होती है, और पार्थेनोजेनेसिस के दौरान ही वो लड़के पैदा होते हैं, ड्रोन। तो जो लड़के पैदा होते हैं उसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ओवा होता है, स्पर्म नहीं होता, इसीलिए उसके बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होंगे। जितने भी फीमेल के पास होंगे उससे आधे क्रोमोसोम इसके पास होंगे। जबकि फर्टाइल एग से क्या पैदा होंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग पैदा हो इससे हमेशा फीमेल पैदा होगी। फर्टाइल एग से हमेशा और हमेशा फीमेल पैदा होती हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्टाइल का पहला अक्षर एफ है, फीमेल का पहला अक्षर एफ है, ऐसे भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो फर्टाइल एग से हमेशा और हमेशा फीमेल पैदा होती है, अनफर्टाइल एग से हमेशा मेल होते हैं। अब फीमेल भी 2 तरह की होती है, मैंने बताया था आपको, फीमेल 2 तरह की होती है। कौन कौन सी फीमेल होती है 2 तरह की? स्टेराइल फीमेल और फर्टाइल फीमेल, क्वीन और वर्कर। तो कैसे मालूम होगा कि क्वीन बनेगी बड़ी होकर या फिर वर्कर बनेगी? किस बात से डिसाइड होता है? एक चीज याद रखना, फर्टाइल एग से दोनों पैदा होती हैं, लेकिन इनका पहला फूड, फर्स्ट फूड डिसाइड करता है कि इनको बड़े होकर क्या बनना है। इसकी माँ जैसा खाना खिलाएगी बचपन में इसको, वो ऐसे बनेगी। अगर उसको अच्छा रॉयल जेली खिलाई तो रानी बन जाएगी, और उसको अगर हनी खिलाई तो नौकरानी बन जाएगी। तो नौकरानी बनाना है कि रानी बनाना है, ये किस बात पर डिसाइड होता है? उसके फर्स्ट फूड पर। जो बचपन में रॉयल जेली खाती है, रॉयल जेली हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, मधुमक्खियों के शरीर के हाइपोफाइसिस ग्लैंड से निकलने वाला एक सिक्रीशन है।
तो रॉयल जेली नाम का केमिकल जो उनके बॉडी से निकलता है, अगर वो खिलाई तो क्वीन बन जाएगी। और अगर उसको बचपन में क्या खिलाया गया, हनी खिलाया गया, मधुमक्खियों को हनी खिलाया गया, तो वो बड़ी होकर वर्कर बन जाएंगी, नौकरानी बन जाएंगी। तो हनी खाने से वर्कर बन जाती हैं और रॉयल जेली खाने से रॉयल नाम में ही लगा है, रानी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान समझना, फीमेल तो दोनों है। जब बचपन में इनकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, इनकी बॉडी में ओवरी बन रही होती है, जब ध्यान समझ, जब इनकी बॉडी में ओवरी बन रही होती है, ओवरी बनने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, जो केमिकल चाहिए होता है, वो रॉयल जेली में होता है। तो रॉयल जेली खाने की वजह से उनकी ओवरी अच्छे से बन जाती है और फुली डेवलप ओवरी होती है। और इस फुली डेवलप ओवरी से, रॉयल जेली खाने से फुली डेवलप ओवरी होती है और इस कारण इनकी ओवरी डेवलप होती है, इसलिए इनको पास मां बनने की क्षमता होती कि नहीं होगी? हाँ, ये फर्टाइल होगी। जबकि ये जो है हनी खाने से, हनी में वो केमिकल नहीं है जो ओवरी डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और इस कारण हनी खाने से आपका ओवरी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता और इसकी ओवरी कैसी रह जाती है? अनडेवलप्ड ओवरी रह जाती है, अनडेवलप्ड ओवरी रह जाती है। और इस अनडेवलप्ड ओवरी होने की वजह से इसमें मां बनने की कैपेसिटी नहीं होती। अब याद रखना, ये अनडेवलप्ड ओवरी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बचपन में जब इसकी ओवरी बन रही थी तब रॉयल जेली इसको खाने को नहीं दिया गया, और रॉयल जेली नहीं खाया, इसलिए इसने क्या, वैसी ओवरी बनी, अनडेवलप्ड ओवरी बनी। और ये अनडेवलप्ड ओवरी सूख कर कांटे जैसी बन जाती है, और यही फ्यूचर में स्टिंक के नाम से जानी जाती है। हमने बताया था स्टिंक सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? स्टिंक सिर्फ और सिर्फ आपके किसके पास होता है? वर्कर के पास। कहां से आया? स्टिंग कुछ और नहीं है, ओवरी ही है, अनडेवलप्ड ओवरी। तो फीमेल की अनडेवलप्ड ओवरी को ही स्टिंग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कांटा डंक जो मारती है, हमने बताया था काटने का काम सिर्फ एक ही करती, डंक मारने का काम वर्कर। और डंक किससे मारती है? उसकी ओवरी होती है। कैसी ओवरी? अनडेवलप्ड ओवरी। तो जो इसकी अनडेवलप्ड ओवरी होती है वो स्टिंग का शेप ले लेती है और उसे वो डंक कहते हैं। तो ओवरी लड़कों के पास होगी क्या? नहीं होगी, इसलिए ड्रोन के पास स्टिंग नहीं होते। और क्वीन की ओवरी वेल डेवलप्ड है, फूली हुई है, तो वो भी कांटे जैसी शेप की नहीं होती। सिर्फ इसकी ओवरी, जो वर्कर की ओवरी होती है, वो स्टिंग जैसी होती, सूखी हुई। स्टिंग सिर्फ वर्कर के पास होते हैं, अनडेवलप्ड ओवरी है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल, लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वीन कौन बनेगी? जो रॉयल जेली खाएंगी वो क्वीन बनेगी। अगर बहुत सारी मधुमक्खियों ने एक साथ रॉयल जेली खाया तो क्या होगा? बहुत सारी क्वीन बन जाएंगी। लेकिन रहती है एक सप्ताह में कितनी क्वीन है? एक ही रह सकती है। तो होगा क्या? तो जो पहली क्वीन इनमें से बनेगी, पहली क्वीन, फर्स्ट डेवलप क्वीन किल्स द अदर अंडर डेवलपिंग क्वींस, अपनी सारी सगी बहनों को जान से मार देगी सत्ता के लिए। इसमें भी सत्ता की लड़ाई होती है, कुर्सी की लड़ाई, रानी बनने के लिए। पहला काम इसको मर्डर से स्टार्ट करना होगा। इसका जीवन स्टार्ट होगा जब इसकी सगी बहनों को कुर्बानी देने से। तो क्या करेगी? जैसे ही पहली रानी बनेगी, वो अपने अगल बगल जो उसकी बहन रानी बनने वाली है उन सबको पैदा होने से, बड़े होने से पहले, डेवलप होने से पहले ही मार देगी। तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेवलप्ड क्वीन किल्स द अदर अंडर डेवलपिंग क्वीन। पहली डेवलप्ड क्वीन सारी अंडर डेवलपिंग क्वीन को किल कर देगी। क्लियर? इतनी सी बात। चलो, इतनी सी बात हो गई, सिर्फ एक ही क्वीन बचेगी इस तरह। और ये पूरा ओवरव्यू था आपका एपीकल्चर के बारे में। इसमें आपको मालूम चल गया कि वर्कर हनी बी जो होती हैं वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ओवरी डेवलप नहीं होती। ओवरी डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन में उन्हें खाने के लिए रॉयल जेली नहीं मिला। उनको खाने के लिए रॉयल जेली ना मिलने की वजह से उनकी ओवरी अनडेवलप रह गई और वो स्टिंक बन गई। मेल हमेशा पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होते हैं, इसलिए उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा मेल में आधे होते हैं। अगर क्वीन के पास 16 क्रोमोसोम है, अगर मान लिया, तो वर्कर के पास भी कितने होंगे? 16 ही क्रोमोसोम होंगे, 16 ही होंगे। लेकिन मेल के पास 8 क्रोमोसोम होंगे। हमेशा मेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं मधुमक्खियों में, एज कंपेयर टू वर्कर और फीमेल के कंपेयर में, क्वीन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि वो अनफर्टाइल एग से पैदा होता है। अनफर्टाइल एग मतलब ओनली ओवर, नॉट स्पर्म। उसकी बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा आधे रहेंगे। जितने भी फीमेल के पास होंगे उसके आधे मेल के पास होंगे। ये ओवरव्यू था आपका एपीकल्चर के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।